हर्षिता के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जानने के लिए। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज की तो बड़ी हेडलाइन टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है, क्योंकि जेएलआर ने कह दिया है कि ईवी ट्रांसफॉर्मेशन पर कंपनी का फोकस रहेगा और इसके लिए करीब करीब 1500 करोड़ पाउंड का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा अगले 5 सालों में। ईवी थ्रस्ट ही कंपनी का फोकस रहेगा। 2025 तक पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज रोवर लॉन्च करने का प्लान है। 2024 तक यहाँ पर प्री बुकिंग शुरू होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर आप ध्यान दें, कंपनी बेसिकली कह रही है कि अपना जो फोकस रहेगा, अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फर्स्ट मॉडर्न लग्जरी कार मेकर के तौर पर 2030 तक ये अचीव करने का इरादा है। ऐसे में कंपनी कहती है कि ये टारगेट कर रहे हैं नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन FY25 तक और डबल डिजिट इबिटा करीब 2026 तक, ये इन्होंने ट्रैजेक्टरी रखी है। अब कंपनी ने ये जो ठान लिया है, इनकी रीइमेजिन स्ट्रैटेजी में ईवी पर फोकस रहेगा जेएलआर का। उस लिहाज से जेएलआर का जो हेलवुड प्लांट है यूके में, वो एक ऑल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी। इनकी जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वोल्वरहैम्पटन यूके में, उसको इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और क्लियरली नेक्स्ट जेन मीडियम साइज एसयूवी आर्किटेक्चर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। तो बड़े प्लान्स दरअसल कंपनी के हैं अपने इलेक्ट्रिक बिजनेस को लेकर। साथ ही साथ अपनी जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो रेंज रोवर हो, डिफेंडर हो, डिस्कवरी हो या फिर जैगुआर हो, उनको एम्पलीफाई करने के लिए एक यूनिक ब्रांड स्ट्रैटेजी भी कंपनी लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल जेएलआर का बड़ा प्लान है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा इस इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर, तो यही फोकस में रहेगा। और मॉडर्न और अल्ट्रा लग्जरी की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कल परसों ये खबर आई थी कि मैसेराटी जैसे जो प्लेयर्स हैं, जो क्लियरली अलग कैटेगरी में है लग्जरी में और बड़ी गाड़ियों में, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अब फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जेएलआर उस लिहाज से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहा है। तो वो स्टॉक पहले रेडार पर। टाटा कम्युनिकेशंस आएगा फिर रेडार पर, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी नरम रही है। 17% की गिरावट, 326-327 करोड़ का यह आंकड़ा नजर आया। रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन था मार्जिन्स करीब 80 बेसिस पॉइंट घटेंगे, लेकिन मार्जिन्स में करीब 120 बेसिस पॉइंट का प्रेशर देखने को मिला है। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट के चलते दरअसल एबिटा पर भी दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। डेटा 80% ऑफ रेवेन्यू है, याद रखिएगा। वहां पर एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले 6 लगातार क्वार्टर से। इंक्यूबेशन सेगमेंट हाउएवर लो बेस के चलते अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। वहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम कंपनी करती है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि मैक्रो हेडविंड्स के बावजूद ज्यादा नेगेटिव्स नहीं है। एम्प्लॉय पर खर्च इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगे डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये इनफैक्ट कमेंट्री थोड़ी सी आप कह सकते हैं बेहतर है, लेकिन नंबर्स पर प्रेशर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मैस्टेक के तिमाही नतीजे देखें तो डॉलर रेवेन्यू करीब 7-7.5% बढ़ती हुई, प्रॉफिट में 13% का इजाफा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू करीब 5.3% पर आई है वर्सेस 3.7% सीक्वेंशियली। तो ये नंबर्स वैसे अगर आप देखें ठीक है। ऑर्डर बुक करीब करीब 1800 करोड़ को स्कर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लेकिन दूसरी तरफ खराब परफॉर्मेंस, मुनाफे में 7% तक का दबाव देखने को मिला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया है, हाई फाइनेंस कॉस्ट का इस पे असर है। रेवेन्यू फ्लैट है 885 करोड़ पर, आधे % की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में अगर आप देखें, रिटेल इक्विटी वॉल्यूम्स कम रहे तो वहां पर रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश है। एबिटा पर प्रेशर देखने को मिला है। और साथ ही साथ इशुअर सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज में भी हमने देखा है रेवेन्यू और एबिट दोनों दबाव में है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को मिला था, वहां पर कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भी परफॉर्मेंस बेहद खराब। रखिए इन स्टॉक्स पर रडार पे क्विकली।